तो मौर्य साम्राज्य के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाते हैं हम घटना चक्र से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम अगर भारतीय साम्राज्य की बात की जाए, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। गुप्त, मौर्य, बर्धन और कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश किसका है? तो ये बाकी देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे पुराना है। तो इसमें है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य सबसे पुराना साम्राज्य है, ये राजवंश है। तो गुप्त तो इनके बाद आए थे, गुप्त वंश वाले हैं। मौर्य सबसे पहले वाले हो गए इनके हिसाब से। वर्धन, द्वारसवर्धन वाला हो गया। कुषाण ये कनिष्क वाला हो गया, तो सबसे लास्ट टाइम में है। तो सबसे पहले हो गया मौर्य। आगे देख लेते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास लिखा गया है इसने, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को इसने शूद्र कुल का बताया है, शूद्र कुल का बताया है मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त के द्वारा रचित है। आगे देख लेते हैं। सैंड्रोकोटस के बारे में पूछा गया है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है, तो विलियम जोन्स ने बताया है कि सैंड्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। और सैंड्रोकोटस किसने बोला था? ये जस्टिन ने बोला था। जस्टिन ने नाम दिया था सैंड्रोकोटस। और एंड्रोकोटस एक और है, एंड्रोकोटस। तो एंड्रोकोटस था वो प्लिनी ने बोला था एंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था ये यूनानी इतिहास में। उसके बाद प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज में से हुआ है। जो सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और महान सिकंदर की भेंट का उल्लेख करता है, तो सैंड्रोकोटस के बारे में मैंने बताया था, जस्टिन है। ट्रिक याद करने की है कि इधर सा इसमें दिया हुआ है और इधर स्टिन में सा दिया हुआ है ये, तो इससे याद कर सकते हैं कि सैंड्रोकोटस जस्टिन ने बोला था। उसका देख लेते हैं। कौटिल्य। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कुछ भी बोल दो, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। उसके बाद चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, तो विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य को हमने बताया विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कुछ भी बोल सकते हैं, इनके 3 नाम थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की विस्तृत, मतलब एक राजनीति पे लिखी हुई है, राजनीति शास्त्र इसमें लिखा गया है। शासन के सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है कौटिल्य। जो अर्थशास्त्र लिखा है वो नाम अर्थशास्त्र है इसका, लेकिन है ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक। आगे देख लेते हैं। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा के क्या क्या अंग हैं? मतलब सप्तांग सिद्धांत में जो राजा के अंग बताए गए हैं, इसमें अर्थशास्त्र में क्या क्या है? राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, सेना है और मिस्त्र। इतने 7 अंग बताए गए हैं राजा के। आगे देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर नहीं डाला गया, क्योंकि राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। आगे मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है, तो मैकियावेली की जो प्रिंस है उससे किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, क्योंकि वो भी राजनीति शास्त्र की सेम पुस्तक है, इसीलिए। तो डाइमेकस भारत कब आया था? तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। अब इसमें एक कह सकते हैं कि इसका एक ट्रिक बना रखी है, MDD। तो ये मैगस्थनीज आया था आपका, मैगस्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पाया था। फिर ये डाइमेकस आया था, डाइमेकस आया था आपका बिंदुसार के टाइम पे। और फिर लास्ट में कह सकते हैं डायनोसियस करके एक आया था, वो आपका अशोक के टाइम पे आया था। तो MDD करके ट्रिक है। डायमेकस का याद रखना है आपको, बिंदुसार के टाइम पे आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो जो पाटलिपुत्र का मतलब जो महल बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो लकड़ी का बना हुआ था, और इसी के बारे में इसने बताया भी है। मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है इसमें। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए वह है पाटलिपुत्र है, जिससे प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग जो था वो पाटलिपुत्र का स्थान, प्राचीन स्थान था। उसके बाद अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार व कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन के अगर बात में, दक्कन के सर्वाधिक अभियान इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन तीनों को जीता था पहली बार। उसके बाद वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो जो पश्चिम भारत पर अगर देखना है तो उसके लिए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें क्या था, वो एक झील थी, उसका जीर्णोद्धार भी इसी ने कराया था, चंद्रगुप्त ने कराया था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चल जाता है।
उसके बाद गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या प्रमाणित होता है, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें ये बात कही गई है। उसके बाद सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था चंद्रगुप्त ने। तो सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और इसकी पुत्री थी जो कार्नेलिया, उससे शादी कर ली थी शर्त के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं। एक इधर चित्र दिखाया गया है, ये मानचित्र है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो ये एरिया जो दिया गया है उस समय कौन था, तो अशोक उस समय का शासक था। उसके शासनकाल के अंतिम समय से ये इतने शासनकाल मतलब इतने एरिया पे अशोक का कह सकते हैं कि मतलब भारत का जो ये एरिया है, मार्केट एरिया है, जो इतने पे अशोक का शासनकाल था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सठता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? अशोक। अशोक ने जो अपना बनाया था, तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा, तीन चीज़ों पर आधारित करके अपना जो राजधर्म बनाया था इन्होंने, और धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका का क्षेत्र इन्होंने मतलब सम्मिलित नहीं था। उसके बाद बिहार तो था ही, आपका अफगानिस्तान भी था और कलिंग को जीता था। तो ये तीन थे। और श्रीलंका में इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। उसके बाद अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख जो है, द्वितीय मुख्य शिलालेख, उसके नवा मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से हुआ जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो जो द्वितीय मुख्य शिलालेख है उसमें ये बात कही गई है, यानी द्वितीय मुख्य शिलालेख में बात कही गई है कि जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है अशोक के। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण कराया था। अस्पताल और औषधि विभाग का निर्माण भी अशोक ने कराया था। ठीक है। और ये द्वितीय शिलालेख में चिकित्सा के बारे में बात की गई है अशोक के। उसके बाद अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है कि देवनामप्रिय, अशोक का नाम क्या था? अशोक को वो देवनामप्रिय नाम से संबोधित किया जाता, तो देवनामप्रिय था। उससे क्लियर ज्ञात होता है कि भले ही वो था बौद्ध धर्म, बौद्ध हो गया था, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था उसने नहीं छोड़ी थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा हुई थी जो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, जो तृतीय बौद्ध संगीति जिसे बोल सकते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति। आगे देख लेते हैं। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक और दशरथ जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रज्जुक, रज्जुक किसे कहा जाता था? मौर्य शासन में जो अधिकारी थे उनको रज्जुक कहा जाता था। उसके बाद सार्थवा कहते थे किसके? व्यापारियों का काफिला जो था उसे सार्थवा कहते थे। उसके बाद अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक एवं राजुक में से अधिकारी जो मौर्य शासन का प्रशासन का भाग नहीं था। तो अग्रहारिक नहीं था, बाकी युक्त, प्रादेशिक और राजुक तीनों ही मौर्य जो थे उसके अधिकारी थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो अशोक ने बनाया था सारनाथ स्तंभ। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने सारी चीज़ें, सारनाथ स्तंभ, उसका सांची का स्तूप, ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं कौशाम्बी और उनका स्मारक या भग्नावशेष की बात की गई है, क्या इससे सही सुमेलित हैं? तो कौशाम्बी जो है वो गोस्ताराम मठ है। ठीक है। कुशीनगर में क्या है? रानावर स्तूप है कुशीनगर में। उसके बाद सारनाथ में क्या है? धमेक, तो सारनाथ धमेक। उसके बाद श्रावस्ती में क्या है? श्राव मतलब शाह से थोड़ा लग रहा है, श्रावस्ती में सहित महेत, एक ही टाइप का नाम है, श्रावस्ती में सहित महेत। उसके बाद अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? तो इनका क्रम भी पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ अशोक किस क्रम में सबसे पहले कहाँ गए थे और सबसे बाद में कहाँ गए थे। तो सबसे पहले अशोक की अगर बात की जाए तो वो गए थे बोधगया अपने 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गए थे बोधगया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो ज्ञान प्राप्त की जगह बोधगया गए थे। उसके बाद वो गए थे कुशीनगर, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब फिर उसके बाद वो मृत्यु वाली जगह पर गए थे जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद लुम्बिनी गए थे जहाँ उनका जन्म हुआ था। उसके बाद कपिल वस्तु गए थे, सारनाथ गए थे और सबसे लास्ट में गए थे श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे बौद्ध ने, वहाँ पे हो गए थे।
तो एक बार फिर से इनको याद करने का छोटा सा तरीका यही है कि सबसे पहले जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त होगा वहाँ जाएंगे। वो ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, हम 10वें वर्ष चले गए। उसके बाद कुशीनगर चले गए। कुशीनगर मतलब जहाँ उनकी मृत्यु हुई, तो ज्ञान प्राप्त कर तो गए मृत्यु वाली जगह, फिर जन्म वाली जगह, फिर गए आपके कपिलवस्तु, सारनाथ, और लास्ट में गए हैं वो श्रावस्ती। और श्रावस्ती में जहाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिए थे वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो उसमें भाषा जो प्रयोग की गई है शिलालेखों में वो आपकी प्राकृत भाषा है। और लिपि कौन सी है? अगर लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि है इसमें। कालसी, गन्ना, सहवाजगढ़ी और मेरठ में जो है अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है। तो हम नाम से ही पता चल जाएगा कि बाकी सारे तो इधर के नाम है। सहवाजगढ़ी है जो पाकिस्तान से मिला हुआ है, तो पाकिस्तान वाला हो गया आपका खरोष्टी लिपि में सहवाजगढ़ी। उसके बाद पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। प्राचीनतम शिलालेख जो थे वो भी प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रोसेप ने पढ़ा था। अंग्रेज था एक जेम्स प्रोसेप, उन्होंने पढ़ा था 1937 ईस्वी में। उसके बाद वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधापुर है। वो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि मतलब अशोक से पहले वाली भी है ये प्राक अशोक अनुराधापुर में। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, उसके बाद नंद नागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक जो, तो इसमें सेम वही क्वेश्चन पूछा गया कि दाई से बाई ओर लिखी जाती है, वो बताया था मैंने पिछले वीडियो में भी, खरोष्टी लिपि है। तो अशोक की 4 लिपियाँ थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरेमाइक। आगे देख लेते हैं, अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख किया है? तो मोस्टली इन्होंने हमेशा प्रियदर्शी नाम का उल्लेख किया है। इसके 2 अभिलेख हैं, मैंने बताया था मास्क और गुर्जर। तो मास्क की इधर कर दो और इसको गुर्जर कर दो। तो मास्क जो है गुर्जर ने पहन रखा है, इसकी ट्रिक है। इसमें से डायरेक्ट नाम इसका अशोक मिलता है, बाकी सब में प्रियदर्शी नाम मिलता है मोस्टली में। मास्क की और गुर्जर, मास्क है वो गुर्जर ने पहन रखा है। आगे देख लेते हैं, अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही बात है। जो प्रस्तर स्तंभ है उसमें ये अखंड है और स्तंभ पर सेफ्ट सुंडाकार है, ये भी है। इसके आगे दिया हुआ है कि मास्की, गुर्जर, नेटर और उड़ेगोलन में से हुआ अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्ति नाम का उल्लेख मिलता है। तो मास्की और गुर्जर दोनों में मिलता है, अशोक का व्यक्तिगत नाम डायरेक्ट मिलता है। उसके बाद अशोक का रोमिनदेही स्तंभ, तो रोमिनदेही है वो आपको बताया गया था अशोक के जन्म से संबंधित है रोमिनदेही स्तंभ। जब ये गए थे तो यहाँ पे इन्होंने जो कर था, जो भू राजस्व लगता था, वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। ये यहाँ पर बताया गया है अशोक का रोमिनदेही स्तंभ लेके जो है उससे पता चलता है। आगे देखते हैं, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया, तो गुर्जरा में भी दिया गया और मास्की में भी दिया गया है। ठीक है, दोनों में दिया गया। अशोक का डायरेक्ट नाम लिखा है, वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है ये। वह केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया, भ्रावु करके है, भ्रावु स्तंभ लेकर है। उसमें कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कारण कालसी एक जगह है वो प्रसिद्ध है, उसमें शिलालेख है अशोक के। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति मिली है, कहाँ मिली है? कालसी में। तो कालसी कहाँ? उत्तराखंड में। अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध के विजय एवं क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट है ये 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। और उसका धर्म परिवर्तन के बारे में भी इसमें लिखा गया है, और 5 राजाओं को उसने अपने धर्म मात्रा को भेजा गया था, वो भी इसमें लिखा हुआ है। अशोक का पूर्ण रूप धार्मिक सैफों के प्रति समर्पित किस पूर्ण रूप से इसमें हो गया था ये धार्मिक सहिष्णुता के प्रति? तो 12वें शिलालेख में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात की गई है। उसके बाद अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। संगम राज्य के बारे में बताते हैं दूसरा, और जो आपका 13वां शिलालेख है उसमें संगम राज्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो सातवाहन के बारे में इसमें कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती, बाकी चोल, पांड्य, सत्यपुत्र की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये पहली शिलालेख में बताया गया है, प्रथम शिलालेख में, कि पशुओं की मतलब बलि नहीं देनी है, निंदा की गई है पशुओं की बलि की।
उसके बाद जो टालमी फिलाडेल्फस जो तुर्मय बोलते हैं जिसको, जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, वो कहाँ का था, तो मिस्र का ये राजा था टालमी फिलाडेल्फस। आगे देख लेते हैं। उसके बाद चोल, मौर्य और पल्लव में से वह राजा जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो मौर्य वंश के जो शासक थे उनके सीरिया और मिस्र के साथ इन्होंने इनके राजदूत और काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी इन्होंने, तो मौर्य राजवंश कह सकते हैं। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश के संकट काल में उपयोग सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये 100 गौरा ताम्रपत्र है, उसमें लिखा गया है कि जब मतलब जो खाद्यान्न वह एक खाद्यान्न जिसे देश के संकट काल में उपयोग हुए, तो मतलब एक खाद्यान्न है जिसे संकट काल के लिए प्रयोग करके रखने के बारे में कही गई है। प्राचीनतम शाही का आदेश है, वो 100 गौरा ताम्रपत्र में लिखी गई है। उसके बाद अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कब जोड़ा था, बिल्कुल सही बात है, जोड़ लिया था। 13वें शिलालेख में ये बात कही गई है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि कलिंग का उड़ीसा का एरिया है, तो उधर समुद्र लगता ही है। आगे देखते हैं। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। तो बिल्कुल सही बात है कि मौर्यकालीन शासकों ने क्या किया, धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए दिया जाता था। अगर आपने टैक्स छुपाया, बिक्री करने लगता था बनवाइटेन, अगर आपने छुपाया तो डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाता था यहाँ पे। उसके बाद प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनीज, वो आया था आपके चंद्रगुप्त के टाइम पे, भारत में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये किसका राजदूत था, तो आप सोच के बताइएगा। मेगास्थनीज अपने ग्रंथ इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने, भारतीय समाज को विभाजित किया है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है इसने। आगे देख लेते हैं। बताया पिछले वीडियो में हमने बताया, तो आप एक बार रिकॉल कीजिएगा उन चीज़ों। उसके बाद अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो मेगास्थनीज जो इंडिका है उसमें उसने बताया है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। रीजन ये है कि जो यूरोप की दास्ता थी उसके हिसाब से मेगास्थनीज को ये लगा कि यहाँ के दास तो बहुत सुखी एवं संपन्न है, तो उसे यही नहीं पता चला कि यहाँ पे दास भी है, मतलब उनको लगा ही नहीं कि ये दास्ता भी है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो मेगास्थनीज की इंडिका करती है। उसके बाद मेगास्थनीज किसका था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसके बाद मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। मौर्य नरेशों ने विकास किया था, क्या विकास किया था, संस्कृत साहित्य एवं कला का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू पुस्तक साम्राज्य का, 3 चीज़ें इन्होंने की थी। भाग और बलि क्या थे, राजस्व के स्रोत थे। तो बलि या भाग क्या बोलते थे, जो राजस्व इकट्ठा करते थे उसे भाग या बलि बोला जाता था मौर्य साम्राज्य में। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राजस्व की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था किसे, सीता अध्यक्ष एक होता था उसके द्वारा किया जाता था। और सीता भूमि किसे बोलते थे, जो गवर्नमेंट की भूमि थी, यानी कि जो राजा की भूमि थी उसे सीता भूमि बोलते थे। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, राज की भूमि से प्राप्त आय जो थी वो। उसके बाद मौर्य परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित क्या था, समाहर्ता जो था वो राजस्व इकट्ठा करता था, आपका राजस्व इकट्ठा। उसके मौर्य अधिकारी जो तौल माप का निरीक्षक था, तो तौल माप कौन करता था भाई, पौताविद्यच, मतलब पौताविद्यच था वो आपका तौल माप करता था। उसके बाद पदोक्सन्निरोधे जो मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, वो किसके लिए, सड़क पे अगर आपने कीचड़ फैला दिया तो एक पदों को रोधे मतलब रोधे मतलब अवरोध डाल दिया आपने, तो कीचड़ फैलाने में अवरोध डाला है, सड़क पर कीचड़ फैलाने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। और तक्षशिला में ही आपका विद्रोह हुए थे, यहाँ पे अशोक ने उस विद्रोह को दबाया था। आगे देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे।
तो दो टाइप के न्यायालय थे, एक धर्मस्तरी थे, एक कंटक शोधन, दो टाइप के न्यायालय थे कौटिल्य के अनुसार बताया गया है। वर्तमान न्यायपालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है, यानी कि जो नगर पालिका का जो कार्य है वो अभी भी कंटिन्यू है। ये मतलब मौर्य काल की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, मतलब प्रणाली कह सकते हैं, प्रशासनिक प्रणाली जो अभी भी कंटिन्यू है। तो ये जन्म एवं मृत्यु का वो पंजीकरण है जो उसके तृतीय उसमें दिया गया था, समिति में तृतीय समिति का काम था, वो अभी भी कंटिन्यू है। उसके बाद भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों एवं वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था किसका? मगध एवं सूत वर्गों, जो सूत वर्ग थे उनका था। ये सब काम करते थे। इतिवृत्त, राजकीय इतिहास एवं वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय। मगध और सूत वर्ग थे वो ये सब चीज़ों को याद कर लेते, कंठस्थ कर लेते थे। उसके बाद गाँव के जो शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात। तो उस समय भी स्वायत्त शासी संस्था थी पंचायतों के माध्यम से, तो मौर्य काल से ही चली आ रही हैं। ठीक है, उनके अध्यक्ष को ग्रामिक बोला जाता था। उसके बाद प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। तो अर्थशास्त्र में कहा गया था कि अगर पति पत्नी को छोड़ देता है तो पत्नी री अगेन शादी कर सकती है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से महिलाओं की व्यवस्था ठीक ठाक थी मौर्य वंश में। उसके बाद जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य को अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है। तो मनुस्मृति में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि पुनर्विवाह बिल्कुल वर्जित है, मतलब आप पुनर्विवाह कर ही नहीं सकते हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। उसके बाद फॉलन क्षत्रिय बोला गया है, ब्रात क्षत्रियों का मतलब मनुस्मृति विदेशियों ने कहा है कि जो मनुस्मृति है उसके बाद फॉलन क्षत्रिय मतलब क्षत्रियों का जो स्तर है वो गिर रहा है, ब्रात क्षत्रियों का। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है। तो बताया गया है पहले मैगस्थनीज आया था जिसने क्या लिखा था? इंडिका। ठीक है, उसके बाद फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर इत्सिंग आया था। ये सब दिए गए हैं। फाहियान आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, ह्वेनसांग आएगा हर्षवर्धन के टाइम पे। तो ये देख लीजिएगा एक बार क्रम। उसके बाद सही सुमेल तो चंद्रगुप्त को बोला गया सेंड्रोकोटस। उसके बाद अब ये बताइए किसने बोला था सेंड्रोकोटस? अभी ऊपर बताया था हमने, तो एक बार रिकॉल कीजिए। बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया है। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया है। उसके बाद आपको अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक है ये। उसको अशोक को प्रियदर्शी बोला गया, बिल्कुल सही है। चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला गया है। ठीक है, उसको कौटिल्य भी बोला गया है, कौटिल्य। एक बार फिर से देख लीजिएगा इनको रिकॉल करने के लिए। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्थ था, और जिसकी हत्या कर किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसी का मंत्री था, हत्या करके इसने शुंग वंश की नींव डाली थी, और ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सही कथन है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा जो था देवभूत, इसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री जो था वासुदेव कण्व ने की थी, और उसने राज सिंहासन हत्या लिया था। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, तो आंध्र ने किया था बाद में इसको। तो ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो ये अगर बात की जाए तो जो गिरनार जो है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, उसमें किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले उसको झील को बनवाया था, उसके बाद अशोक ने उसका जीर्णोद्धार किया गया था, और बाद में रुद्रदामन ने उस झील का जीर्णोद्धार किया था। तो गिरनार का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके बारे में बात कही गई। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दो याद रखिए, उसके बाद रुद्रदामन तीसरा हो जाएगा। उसका जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने झील का निर्माण कराया, उसके बाद अशोक ने उसको सही करवाया था, फिर री अगेन रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, अगर बात की सुमेलित की, लोथल, लोथल क्या है? एंशियंट डॉकयार्ड, मतलब आपको बताया गया था कि प्राचीन गोंदीवाड़ा जिसे बोलते थे, गोंदीवाड़ा वो था। ठीक है, उसमें सारनाथ पहले से ही बता रहे हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता से, ये पुराने वीडियो में सब दिया हुआ है। सारनाथ जो था फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, मतलब पहला इन्होंने उद्देश्य यहाँ पे दिया था सारनाथ में। उसका सारनाथ की अगर बात की जाए, लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक, उसका अशोक की लॉइन कैपिटल थी
लॉयन कैपिटल मतलब हो गया वो सारनाथ का जो स्तंभ है वो लॉयन कैपिटल, 4 शेर बने हुए उसमें। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, नालंदा मतलब यहाँ पे क्या होता, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बुद्धा का बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, चलो यहीं ख़त्म हो जाता है।